प्रथम पीयूसी के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंदा पीयू कॉलेज में आपका स्वागत है। आपने हिंदी लिया है, थोड़ी बहुत आपने हिंदी के बारे में जानकारी हासिल की होगी। 10वीं कक्षा में जो भी पढ़े थे, आगे हम हिंदी के बारे में विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। भाषा के बारे में आप तो जानते ही हैं। भाषा जो है हमें विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग में आता है। ऐसी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि के द्वारा ही हम स्वर, अक्षर और व्यंजन वहाँ पर हिंदी वर्णमाला में हमें देखने को मिलता है। अभी आप तो जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और व्यंजन क्या है, जानते हैं ना? आप लिखे हैं ना? सबको अ आ इ ई लिखना आता है ना? क ख ग घ ङ लिखना आता है ना? ठीक है, अगर जिनको नहीं आता है वो घर में प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, ठीक से लिखिए। अगर समझ में नहीं आया तो हमसे पूछिए क्लास शुरू होने के बाद, नहीं तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं। आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, और वहाँ पर हमने असाइनमेंट सब दिया है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। अभी आपको फर्स्ट पीयूसी में एक पार्ट टेक्स्ट बुक लेना चाहिए। वहाँ पर मैंने लिखा है मस्ट भाई। ओके, टेक्स्ट बुक साहित्य वैभव है। देखिए ऐसा होता है, साहित्य वैभव। ये टेक्स्ट बुक आपको खरीदना पड़ता है। और इसके बाद टेक्स्ट बुक के साथ साथ वर्क बुक भी खरीद लीजिए। साहित्य वैभव वर्क बुक भी खरीद लीजिए, वो टेक्स्ट बुक के साथ ही खरीद लीजिए। बाद में मेरे पास नहीं है ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है ना। हमें वर्क बुक ज़रूर चाहिए। आपके सीनियर्स का वर्क बुक इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपको खुद लिखना है उसमें, इसलिए आप वही वर्क बुक, नया वर्क बुक खरीद लीजिए। ठीक है, ये बात हुआ। और उसके बाद मैं समझती हूँ आप घर में स्वस्थ है, खुश है, घर वालों के साथ समय बिता रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार भी सीख रहे होंगे, अच्छे अंक लिए हुए हैं और इस कॉलेज में दाखिल हुए हैं। आपको बधाई देना भी चाहती हूँ। अभी साहित्य वैभव में पहला पाठ मैं पढ़ाना चाहती हूँ, वो है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, गद्यकार, निबंधकार भी थे और उन्हें उपन्यास सम्राट माना जाता है, क्योंकि उनसे पहले उपन्यास जो है तिलिस्म जादू से भरा हुआ था। परंतु प्रेमचंद ने उपन्यास लिखना शुरू किया तो उन्होंने उपन्यास को एक नया मोड़ दिया है। एक सामान्य किसान को लेकर ही उसने उपन्यास लिखना शुरू किया। उनका प्रमुख उपन्यास है गोदान, जिसमें होरी नामक एक किसान का पात्र बहुत अद्भुत रूप में चित्रित हुआ है। और उसके बाद कहानी भी लिखते हैं, कफन, बड़े घर की बेटी, ये सब कहानियाँ, पूस की रात, और उसके साथ साथ निबंध भी लिखते थे। अभी प्रेमचंद के बारे में हमें देखना है तो पहले हम ये बता सकते हैं कि उनका असली नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव, और साहित्य में उनका नाम प्रेमचंद। हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे और उर्दू में भी वो लिखते थे, जैसे कि नवाब राय के नाम से। और प्रेमचंद जो है हमारे श्रेष्ठ साहित्यकारों में एक माने जाते हैं। पहले हमें लेखक परिचय को ठीक से पढ़ना चाहिए। हर एक कहानी की एक लेखक होते हैं, तो लेखक की मनोस्थिति भी वहाँ उस कहानी में उजागर होता है। तो पहले लेखक परिचय को पढ़ना चाहिए और
यहाँ पर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपने टेक्स्ट बुक खरीद लिया है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो बाद में खरीद कर पढ़िए, उस कहानी को पढ़िए, क्योंकि प्रेमचंद की भाषा बहुत अच्छी है। वो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी करते हैं और आपने प्रेमचंद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। अभी लेखक परिचय देख लीजिए। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन संघर्षपूर्ण था और आपने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आपने 300 से अधिक कहानियां लिखी है जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। ये प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आए दिन मतलब दिन ब दिन। कुछ घरों में आपने देखा होगा कितना झगड़ते हैं वो लोग। कुछ घरों में ऐसा नहीं है, प्यार ही प्यार भरा हुआ है और छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने वाले लोग भी होते हैं। ऐसा ही यहाँ पर एक छोटी सी बात के लिए बड़े घर की बेटी और उसके देवर के बीच झगड़ा हुआ था। आनंदी बड़े घर की बेटी है। यहाँ पर बताते हैं बड़े घर की बेटी कौन है? आनंदी। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। संपन्न घर मतलब वो अमीर खानदान की थी और वहाँ पर सारी सुविधाएं उसे मिलती थी। ये उसे अभ्यस्त हुआ था, परंतु पति का घर ऐसा नहीं था। वो एक साधारण देहाती मकान था। फिर भी वो चुप रहती है, कुछ झगड़ती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है और इन अभाव से पूर्ण घर के अनुकूल अपने आप को बना लेती है, एडजस्ट कर लेती है वो। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की घड़ियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठी। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। एक दिन ऐसे ही एक छोटी सी घी के विषय पर आनंदी और उसका देवर लाल बिहारी के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है। जैसे कि आनंदी को इस झगड़े से अपमानित होना पड़ता है, तो पति के आने के बाद सब कुछ कह लेती है।
तो लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है। परंतु आनंदी को ये पता चला कि ये भाई भाई का रिश्ता टूट रहा है और ये घर टूट रहा है, लोग यहाँ से बिखर रहे हैं। ऐसा देखकर आनंदी क्या करती है, बिगड़ते हुए काम को बना लेती है, उन भाई भाइयों को मिलाती है। लाल बिहारी उससे क्षमा मांगता है, आनंदी उसे क्षमा कर लेती है और क्योंकि उस स्वभाव से ही गुणवती थी, दयावती थी, इसलिए वो अपने देवर को माफ कर लेती है। इससे क्या होता है, गांव में सब लोग आनंदी की प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट होने नहीं देती। यही इस कहानी का संदेश है। मतलब एक अच्छे कुल से आई हुई लड़की पति के घर में कितना भी कष्ट सहना पड़ रहा है, फिर भी अपमानित होना पड़ा, फिर भी वो क्या करती है, सब कुछ सह लेती है, किसी से नहीं कहती और मायके की सम्मान को बना के रखना और पति की जो इज्जत है उसको भी बढ़ाना उसका धर्म होता है। उसे वो स्वयं निभाती है, पति के घर को बिखरने से रोकती है। यही इस कहानी का संदेश प्रेमचंद ने हमें दिया है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। ऐसा करने से क्या होता है, परिवार में उन सदस्यों के बीच का जो रिश्ता है वो और भी गहरी होती जाती है, वो अटूट मानी जाती हैं। वो लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रेमचंद हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि स्त्रियों को सहनशीलता के द्वारा हर एक काम करना पड़ता है और पति के घर की मर्यादा को बनाए रखना उसका फर्ज होता है। अभी पाठ शुरू करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़ी बहुत कन्नड़ा में भी पढ़ाऊंगी। आज मैं आपके सामने ये बड़े घर की बेटी पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेनी माधव सिंह, यहाँ पर मैंने पात्र परिचय तो लिखा है ना, देखिए बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी सिंह, आनंदी। बेनी माधव सिंह गांव का एक भूस्वामी था, जमींदार था। श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह उनके दो बेटे थे और श्रीकंठ की पत्नी आनंदी। यहाँ पर प्रमुख पात्र हमें इतना दिखाई देता है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। आपके टेक्स्ट बुक में कठिन शब्दों का अर्थ थोड़ा बहुत दिया गया है। नंबरदार मतलब लिखिए गांव का भूस्वामी। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। पितामह पूर्वज, दादा परदादा ऐसा। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। मरम्मत मतलब दुरुस्ती करना, ठीक करना, मरम्मत। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे।
कीर्ति स्तंभ मतलब ये सब श्रेय उनको ही मिलता था। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा मतलब अलावा और कुछ शेष न रहा था। शेष मतलब बचा हुआ कुछ भी नहीं था, पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। हांडी एक बड़ा सा छोटे मुंह वाला एक बर्तन। सिर पर सवार होना मतलब वहाँ पर ये बूढ़ी हो गई थी, दूध कम देती थी, फिर भी क्या है उसके दूध के लिए कोई ना कोई वहाँ पर अवश्य आ जाता था। बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। आय मतलब इनकम, संपत्ति उनके जो प्रॉपर्टी है उसको भेंट के रूप में वकीलों को दिए थे। बड़े का नाम ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। परंतु श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। न्योछावर करना, त्याग दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। निर्बल मतलब दुर्बल, कमजोर। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। ये तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में प्रेमचंद जी बेनी माधव सिंह के परिवार के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हैं। बेनी माधव सिंह जो है गौरीपुर नामक गांव के जमींदार और गांव का भूस्वामी थे। उनके पूर्वज किसी एक ज़माने में बहुत अमीर थे और गांव में जो पक्का तालाब है, मंदिर है, उनको मरम्मत करने का कार्य बेनी माधव सिंह के पूर्वजों ने ही किया था। ये श्रेय जो है उनको ही मिलता है। और ऐसा कहा जाता था कि उनके पूर्वजों के ज़माने में घर में हाथी पालते थे। अब जानते हैं हाथी का पालन पोषण कितना मुश्किल है, फिर भी उस ज़माने में इतनी संपत्ति घर में रहने के कारण, अमीर होने के कारण वो लोग हाथी पालते थे। परंतु बेनी माधव सिंह के ज़माने में कुछ भी नहीं था, केवल एक बूढ़ी भैंस थी। उस हाथी की जगह में एक केवल बूढ़ी भैंस थी। वो
भैंस देखने में कैसी थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। वो हड्डियां ही दिखाई दे रही थी, कुछ भी ना बचा था, साथ में वो बूढ़ी हो गई थी। परंतु जब वो जवान थी, स्वस्थ थी, दूध बहुत देती थी, इसलिए गांव वाले सब यहाँ से ही दूध लेकर जाना चाहते थे। फिर भी अब क्या है, वो बूढ़ी हो गई है, फिर भी क्या है, गांव वाले हमेशा एक हांडी लेकर आते हैं और उस भैंस की दूध ले जाना चाहते हैं। और बेनी माधव सिंह जो है, लेखक कहते हैं, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट के रूप में दिया था, उपहार के रूप में दिया था। चाहे कोई केस हो, जमीन का हो, कुछ भी हो, उससे निपटने के लिए उसने क्या किया था, आधी से अधिक संपत्ति को वकीलों को भेंट के रूप में दिया था। ये आजकल की बात नहीं है, 2020 है, नहीं है, पिछले बहुत पुराने, बहुत साल पुराने की पुरानी बात है। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। देखिए, आजकल एक 500 रुपये दिया तो एक दिन में वो खर्च हो जाता है, चाहे तो बच्चों को दिया तो 1 घंटे में खर्च होता है। परंतु उस जमाने में बेनी माधव सिंह के वार्षिक आय मतलब इनकम कितना था, 1000 रुपये से ज्यादा नहीं थी। उनके 2 बेटे थे। पहला बेटा श्रीकंठ सिंह था और दूसरा बेटा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह बहुत मेहनत करता था, पढ़ता था, लिखता था और इधर उधर छोटा मोटा काम कर लिया था। और उस समय बीए की जो डिग्री हासिल करना, आजकल देखिए बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और मेडिकल करना चाहते हैं, परंतु उस ज़माने में बीए की डिग्री हासिल करना तो बहुत बड़ी बात थी। ऐसा माना जाता था कि बीए की डिग्री जो है अंग्रेजी डिग्री है, उसे हासिल करने वाला बहुत बुद्धिमान है, होशियार है, ऐसा समझते थे। और लाल बिहारी सिंह जो है, लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का, मतलब हृष्ट पुष्ट था, वो सुंदर भी था, बरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। मुखड़ा मतलब चेहरा, दिखने में बहुत सुंदर था। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। भैंस का 2 सेर ताजा दूध सवेरे उठकर पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। हमने कहा है पहले, श्रीकंठ सिंह इधर उधर परिश्रम करके, उद्योग करके, बहुत मेहनत से बीए की डिग्री हासिल की थी, परंतु अब एक दफ्तर में नौकर भी था। परंतु छोटा बेटा लाल बिहारी उज्जड़ था, गंवार था और उसने पढ़ाई नहीं की, शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु दिखने में बहुत सुंदर था और भरा हुआ मुखड़ा था उसका, चौड़ी छाती भी थी। छाती मतलब सीना। भैंस का 2 सेर ताजा दूध सुबह सुबह वो पीता था।
परंतु श्रीकंठ सिंह की दशा, दशा मतलब परिस्थिति, उससे बहुत भिन्न थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। नेत्र प्रिय मतलब आँखों को अच्छा लगने वाला गुण, इसको उन्होंने बीए नामक 2 अक्षरों पर त्याग दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। बीए नामक अक्षरों ने क्या किया है? श्रीकंठ सिंह के चेहरे की कांति को और उसके शरीर को दुर्बल बना दिया है। इससे वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। वैद्य ग्रंथ मतलब चिकित्सा संबंधी पुस्तकें। ज़्यादातर आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका बहुत विश्वास था। उस खुद दवा कूटते थे। शाम और सवेरे उनके कमरे से प्रायः मतलब शायद खरल की सुरीली, सुरीली मतलब सुमधुर, कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के बड़े वैद्यों से लिखा पढ़ी रहती थी। धन्यवाद।